हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो सेकेंड यूनिट है उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसका जो आंसर होगा एंड वो आंसर जो है वो किस तरीके से आ रहा है, तो ये चीज़ जो है ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। First question is Fourier's law is applicable to one of the following types of heat flow. So जो Fourier's law होता है वो given option में से किस टाइप के heat flow के लिए applicable होता है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंडक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज कन्वेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज एमिशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेडिएशन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। फूरियर्स लॉ जो है ये हम कंडक्शन टॉपिक के अंदर ही डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली जो फूरियर्स लॉ है वो कंडक्शन जो है इस टाइप के हीट फ्लो के अंदर एप्लीकेबल होता है। Next question is, in the heat interchanger, finned tubes are used for one of the following purposes. So जो heat interchanger devices होते हैं उनके अंदर जो फिन ट्यूब्स होती है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, गिवन ऑप्शंस में से ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सेकेंड इज इंट्रोड्यूसिंग स्टीम, मतलब स्टीम को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड ऑप्शन इज इंट्रोड्यूसिंग द कोल्ड फ्लूइड, मतलब जो कोल्ड फ्लूइड होता है उसे उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अपैरेटस, मतलब जो अपैरेटस है उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। हीट इंटरचेंजर के अंदर जो फिन ट्यूब्स होती हैं वो इसलिए होती हैं जिससे कि वो जो है सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर सकें। Next question is, in convection process for a liquid in a tube, one of the following offers great resistance. So कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है लिक्विड का एक ट्यूब के अंदर, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल लेयर ऑफ लिक्विड, मतलब जो सेंट्रल लेयर होती है लिक्विड की वो। सेकेंड ऑप्शन इज लिक्विड लेयर एडहियर टू द मेटल वॉल, मतलब मेटल वॉल से जो एडहियर होती है लिक्विड लेयर वो। थर्ड ऑप्शन इज मेटल वॉल। फोर्थ ऑप्शन इज स्टैग्नेंट लिक्विड लेयर बिटवीन विस्कस एंड टर्बुलेंट फ्लो, मतलब जो विस्कस फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो होता है उन दोनों के बीच में जो स्टैग्नेंट लिक्विड लेयर होती है वो। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन होगा। कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है एक लिक्विड का एक ट्यूब के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो जो स्टैग्नेंट लिक्विड लेयर होती है विस्कस एंड टर्बुलेंट फ्लो के बीच में, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ मेटल वॉल इज। सो फूरियर्स लॉ के हिसाब से जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है मेटल वॉल से वो गिवन ऑप्शन में से किसके लिए मतलब सही होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो कंडक्शन है हीट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ मेटल वॉल के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो थिकनेस है वॉल की उसके, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो वेट है मेटल वॉल का उसके। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। फूरियर्स लॉ के हिसाब से जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है एक मेटल वॉल के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मेटल वॉल का एरिया होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। सो हीट ट्रांसफर के हमारे पास तीन मैकेनिज्म होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा इक्विपमेंट ऐसा है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर जो है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज हॉट एयर ओवन, सेकेंड ऑप्शन इज इनक्यूबेटर, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोवेव ओवन, फोर्थ ऑप्शन इज रेफ्रिजरेटर। सो इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। जो माइक्रोवेव ओवन होता है इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्ट फॉर इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के लिए गिवन ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंस्टिट्यूएंट्स मस्ट बी थर्मोलेबाइल, second option is liquid must be viscous, third option is solvent must be non volatile and fourth option is solvent must be volatile। तो इसका करेक्ट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन है। इवेपोरेशन के लिए जो सबसे सही कंडीशन है वो ये है कि जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फैक्टर दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैक्टर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, second option is melting point of solids, third option is surface area of the evaporator and fourth option is viscosity of the solution। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन को गिवन ऑप्शन में से जो फैक्टर इफेक्ट नहीं करता वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स का क्या मेल्टिंग पॉइंट है, इससे रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ऑपरेशन सब्सिक्वेंट टू इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन के बाद में जो ऑपरेशन करा जाता है वो गिवन ऑप्शन में से कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिस्टलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज डिस्टिलेशन, थर्ड ऑप्शन इज ड्राइंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। इवेपोरेशन प्रोसेस होने के बाद में जो है ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवेपोरेटर इज यूज टू कंसनट्रेट इंसुलिन, लिवर एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन। सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा इवेपोरेटर है जिसे इंसुलिन, लिवर एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन जो है इन्हें कंसनट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, सेकेंड ऑप्शन इज फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, थर्ड ऑप्शन इज स्टीम जैकेटेड कैटल एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर। सो इसका करेक्ट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर जो है इसका मेन काम यही होता है कि इसे जो है इंसुलिन, लिवर एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन को कंसनट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन मोस्ट ऑफ द इवेपोरेटर्स। सो मोस्ट ऑफ द इवेपोरेटर के अंदर हीट का जो सोर्स है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कोल, सेकेंड ऑप्शन इज हॉट वाटर, थर्ड ऑप्शन इज ऑयल बाथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टीम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि हमने बहुत सारे इवेपोरेटर्स पढ़े हैं, उन सबके अंदर जो सोर्स ऑफ हीट होता है वो मोस्टली जो है स्टीम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास ट्रांसफर विच वन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स इज एसेंशियल। सो कितना मास ट्रांसफर हुआ है उसे कैलकुलेट करने के लिए गिवन ऑप्शन में से कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंडेंसेट मस्ट ऑल्सो बी कलेक्टेड, सेकेंड ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल हीटिंग, थर्ड ऑप्शन इज फीड टेम्परेचर मस्ट बी हायर देन स्टीम एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टीम हीटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है। हमें मास ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो कंडेंसेट आता है उसे कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है मास ट्रांसफ़र वो प्रॉपरली हम पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द प्रेफरेबल इवेपोरेटर सुटेबल फॉर कोरोसिव लिक्विड दैट गिव्स अ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा इवेपोरेटर सुटेबल होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोरोसिव लिक्विड जो है उसका इवेपोरेशन करते हैं जिससे कि हमें क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, सेकेंड ऑप्शन इज फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, थर्ड ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल फिल्म इवेपोरेटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्टिकल इवेपोरेटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। जो फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर है ये सुटेबल होता है कोरोसिव लिक्विड्स के लिए जिससे कि हमें क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिफ्लेक्टर इन अ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। सो जो फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर होता है उसके अंदर डिफ्लेक्टर जो है उसका क्या काम होता है, उसका क्या पर्पस होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट्स लार्ज सरफेस एरिया, सेकेंड ऑप्शन इज फैसिलिटेट्स पंपिंग ऑफ लिक्विड, थर्ड ऑप्शन इज प्रमोट सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोवाइड्स हीट टू द इवेपोरेटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। जब हमने अलग अलग इवेपोरेटर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि एक डिफ्लेक्टर का काम होता है कि वो लिक्विड को एंड वेपर को उन दोनों को सेपरेट करने में जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिलेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सो जो डिस्टिलेशन होता है उसके अंदर गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वेपराइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, थर्ड ऑप्शन इज वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड ड्राइंग। सो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। डिस्टिलेशन की जो डेफिनेशन होती है उसी के अंदर हमें पता चलता है कि डिस्टिलेशन जो है इसके अंदर पहले वेपराइजेशन होता है एंड देन जो है कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ लिक्विड बाय डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। सो किसी लिक्विड का सेपरेशन किया जा रहा है तो वो गिवन ऑप्शन में से किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन इज मिसिबिलिटी, थर्ड ऑप्शन इज वेपर प्रेशर एंड फोर्थ ऑप्शन इज विस्कोसिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। जब किसी भी लिक्विड का डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेशन करा जाता है तो उसका प्रिंसिपल होता है कि ये चीज़ जो है वो वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका डिस्टिलेशन किस तरीके से किस प्रोसेस से होगा। सो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिलेशन डज नॉट इन्वॉल्व इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सो गिवन ऑप्शन में से किस प्रोसेस के अंदर डिस्टिलेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इवेपोरेशन, सेकेंड ऑप्शन इज एक्सट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन इज प्योरिफिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेपरेशन। सो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसके अंदर डिस्टिलेशन का इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीम डिस्टिलेशन इज नॉट सुटेबल व्हेन। सो गिवन ऑप्शन में से कौन से सिचुएशन के अंदर स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो सुटेबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज एरोमेटिक वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड,
Second option is boiling point of liquid is high. Third option is immiscible liquid and water do not react with each other. And fourth option is immiscible liquid and water react with each other. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा. स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो तब सुटेबल नहीं होता जब इमिसिबल लिक्विड को एंड वाटर को एक साथ रिएक्ट कराया जाता है तब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लिक्विड इवेपरेट्स फर्स्ट इन द डिस्टिलेशन. सो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर किस तरह का लिक्विड जो है वो सबसे पहले इवेपरेट होता है. First option is immiscible liquid, second option is less volatile liquid, third option is more volatile liquid and fourth option is non-volatile liquid. So इसका जो correct answer है थर्ड ऑप्शन होगा. जो सबसे ज़्यादा volatile liquid होता है वो सबसे पहले evaporate होता है distillation process के अंदर. Next question is in distillation apparatus condenser functions as one of the following. So जो distillation apparatus होता है उसके अंदर condenser जो है वो given option में से किस चीज़ के लिए उसे यूज़ करा जाता है. First option is energy exchanger, second option is heat exchanger, third option is liquid exchanger and fourth option is material exchanger. So इसका correct answer second option है. जो condenser होता है distillation apparatus के अंदर वो heat exchanger की तरह काम करता है. Now last question is better separation of liquid can be achieved by steam distillation if one of the conditions is satisfied. So स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा लिक्विड का बहुत ही अच्छा सेपरेशन हो सकता है जब गिवन ऑप्शन में से कोई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई रहे. तो वो कौन सी कंडीशन होगी ये हमें बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर, मतलब जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो. सेकेंड ऑप्शन है कि जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी कम हो. थर्ड ऑप्शन इज वॉलेटिलिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन स्टीम, मतलब जो लिक्विड है उसकी वॉलेटिलिटी स्टीम से ज़्यादा होनी चाहिए. फोर्थ ऑप्शन इज लिक्विड की वॉलेटिलिटी जो है वो स्टीम से कम होनी चाहिए. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा. जब हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा लिक्विड का सेपरेशन करते हैं तो जब जो लिक्विड की वॉलेटिलिटी होती है वो स्टीम से कम होती है तो अच्छे से सेपरेशन का प्रोसेस जो है वो हो पाता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए.